नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम मर्म चिकित्सा के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम नॉन ट्रॉमा केसेस से क्या क्या बीमारी हो सकती है, इस बारे में हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, नॉन ट्रॉमा केसेस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इनसे हमें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? नमस्कार प्रेमियों। किसी भी प्रकार का रोग हो, उसका मूल कारण होता है हमारा स्ट्रेस लेवल। जब हम जितना सोचते हैं, एक विचारधारा जब आगे बढ़ती जाती है हमारे मन में, तभी जाके हमें बीमारियां भी पैदा होती हैं। अभी हमारे पंच कर्म इंद्रियों जो शरीर के अंदर दिया गया है, उसमें प्रमुख जो होती है वो आंख है, दूसरे हमारे कान है। इन दो चीज़ों को हम लेने से हमें बहुत सारी बीमारियां जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का उत्साह करती है, वो हम देख सकते हैं। एक विषय है, जब हम एक बॉस के नीचे हम काम करते हैं, वो कभी क्रोधित हो जाते हैं जब हम उनको एक परिणाम दे नहीं पाते हैं, एक अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाते हैं काम में। वो जैसे ही क्रोधित होते हैं, हमारे इमोशंस भी भटक उठते हैं, हमें भी क्रोध आता है, मगर हम बोल नहीं पाते हैं। जब हमारी इमोशंस को हम बंद रखते हैं, हमारे अंदर ही सीमित रखते हैं, वो सीमित कैसे प्रवाह होती है आप देखेंगे तो पहले हमारे नर्वस सिस्टम में, वो भी ब्लड वेसल्स में हमारी खून की दौड़ को रोकती है। जब खून की दौड़ रुक जाती है, आम इंसान में आप देखेंगे खून आराम से दौड़ता रहेगा। जब वो थोड़ा बहुत इमोशन हो जाता है तो तुरंत ही उसकी खून में एक प्रेशर पड़ने लग जाती है और दौड़ को रोकने के लिए वो कोशिश करता है। जब वो दौड़ को रोकता है, तब उसका जो है परिणाम आता है ब्लड प्रेशर। तो एक रक्त के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर को ही हाइपरटेंशन भी कहा गया है। उस हाइपरटेंशन के वजह से उस ब्लड की जो प्रेशर हमारे नॉर्मल रेंजेस में कहा जाता है 120/80, वो वेरिएशंस में आ जाता है। जितना जितना खून दौड़ना रुक जाता है, उतना उतना उसकी प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो चाहे 120 से 200 तक भी जा सकता है, 80 से वो 100 तक भी आ सकता है। ये जो वेरिएशंस आते हैं, इस वेरिएशंस के वजह से क्लॉट्स अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है हमारे दिमाग के अंदर। जब अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको कैल्सिफिकेशन कहा गया है। वो कैल्सिफिकेशन तो लास्ट स्टेज जो ब्रेन के अंदर होता है, मगर ब्लड वेसल्स के अंदर उसी को ही एक स्टेनोसिस, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसकी मात्रा जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो छोटी मात्रा में वो कस जाती है। जो कस जाती है उसी को ही कहते हैं क्लॉट। इसी तरह से जब कस जाती है तो एक वक्त में जाके वो एक एक वेसल के अंदर, यानी कि एक एक नाड़ी के अंदर जब जाती है, वो कसते कसते जाते वक्त उसकी खून की जो रोक हो जाती है, तब वही वेसल फट भी जाती है, जिसकी वजह से उसको एन्यूरिज्म भी कहा गया है। तो इस प्रकार से दो तरह से एक ब्लड वेरिएशंस होते रहते हैं, और किसी को फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कोई ज़्यादा मोटा होगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई रेंज तक जा सकता है। बहुत ही पतला इंसान होगा, उसको बहुत ही कम भी हो सकता है। जो वीक बॉडी कहते हैं, उसको बहुत कम भी हो सकता है। वो 120 नहीं, उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी आप देखेंगे 100/60 हो सकता है, या 90/50 हो सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं। तो दो तरह का वेरिएशंस हमेशा जीवन में आती है। तो ये हाइपरटेंशन पहला जो चीज होता है स्ट्रेस वजह से, वो हाइपरटेंशन में बदलता है और ब्लड वेरिएशंस आने लग जाती है। इसकी तुरंत बाद इसका प्रमाण कहाँ पे आती है, तो गर्दन में आती है। हमारा मेडुला रीजन जो ब्रेन के पास है, तो वहाँ पे ऑक्सीपिटल नर्व के नीचे जो साथ ही बगल में जो है, उसको कहते हैं मेडुला। तो खून जब सिर के अंदर कैल्सिफिकेशन होते ही जाता है, तो दूसरा जो विभाग जो हमारा है, वो है हमारी गर्दन। गर्दन के ऊपर जितना हमारा 7 डिस्क हैं, साथ में 6 प्रमुख डिस्क हैं, C1 to C6, जिसको कहते हैं सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6। वहाँ पे जो C1 जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे जब आपकी खून रुक जाती है,
तो एक एक डिस्क को वो कंप्रेस करते जाएगा, यानी कि एक डिस्क जब सूख जाता है, दूसरे डिस्क में फ्लूइड सर्कुलेशंस नहीं है तो वो भी कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन कहा गया है। ये नर्व कंप्रेशन आने से स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल पहला जो है बीमारी वो बढ़ जाती है गर्दन में। उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर आते हैं, उस कंप्रेशन की वजह से सबक्लेवियन आर्टरी के थ्रू अप टू रेडियल आर्टरी तक हमारा क्या होता है, खून जम जाता है और हाथों की ताकत कमजोरियाँ बढ़ने लगती है, ताकत कम हो जाती है, पेपर तक नहीं उठा पाते। उसके वजह से हमारे रिस्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उंगलियां फंक्शन करना कम हो जाती है, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वो पूरे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो पूरा दर्द होने लग जाती हैं, वहाँ पे पूरा खून की चलन रुक जाती है। चलन रुकने की वजह से बहुत सारे जोड़ों की दर्द बढ़ जाती है। तो इसी तरह से इसको हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। वो केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं, हमारे स्पाइन में भी रीढ़ की हड्डी तक आ सकती है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खून की मात्रा कम होने की वजह से वो कंप्रेशन में बदल सकते हैं, या डिकम्प्रेशन हो सकता है, या डिफ्यूज हो सकता है, या बल्ज हो सकते हैं। ये पूरे हमारे डोर्सल रीजन में हम देख सकते हैं, लंबर रीजन में देख सकते हैं, सैक्रम रीजन में देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रोगी वो चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या डोर्सल रीजन में। उसी प्रकार से एक स्टेनोसिस की वजह से अभी आप थोरेसिक रीजन में लेंगे तो पहला अटैक कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के बाद सीधा वो आयटा हार्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से पहला जो छोटा सा रोग जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड्स या बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों चीज़ें जो है इसकी मात्रा वैल्यू हमेशा ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से एक रोगी क्या होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसको हार्ट में दर्द यानी कि हृदय में दर्द पैदा हो जाती है, जिसको वो सोचता है ये मेरा प्रॉब्ली हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, केवल आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल बैठने की वजह से उसको ये ऐसे महसूस होती है कि उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो वो मेनली कहाँ पे आती है, पल्मोनरी आर्टरी में आती है, फिर उसके बाद करोनरी आर्टरी में जाती है, राइट वेंट्रिकल्स में आती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जब चारों वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लग जाती हैं, सिकुड़ जाते हैं, सारी नसें जब सिकुड़ते हैं तब हार्ट पंपिंग में बहुत तकलीफ आती है। उसके बाद ही उसको कार्डियक अरेस्ट, मायोपैथी कहते हैं। ये दो चीज जब आते हैं वो भयंकर हो जाती है। तो एक तरफ हार्ट की ओर हो गया। अब आप देख सकते हैं, हमेशा हम कहते हैं लंग्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है पल्मोनरी आर्टरी को, जो करोनरी आर्टरी पूरे शरीर को प्रवाह करती है ऑक्सीजन ब्लड। जब ब्लड ही चालन ही रुक गया, रक्त चालन ही रुक गया, फिर ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होगा। जब ऑक्सीजन उत्पन्न बंद हो जाती है, सब नसें सिकुड़ जाती हैं, फिर एक एक बीमारी करके चालू होती है। जब वैसे हार्ट के ऊपर हो गया तो लंग्स में आ गया, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ गया। जब ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता तो फैटी लिवर शुरू हो जाती है। फैटी लिवर जब शुरू होती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर यानी कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, शरीर पूरा फूलने लग जाता है। इसकी वजह से अजीर्ण तत्व हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हम खाते हैं, खाना पूरा स्वीकार नहीं होता है पेट से, तो क्या होगा, आपका जॉन्डिस में वो बदलेगा। जब जॉन्डिस आता है उसमें भी 3 वैरायटीज हो, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, इस तरह से वो सीवियरिटी बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से एक मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है जब फैटी लिवर हेपेटाइटिस ए, बी, सी में बढ़ता है। इसी तरह से जब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आता है, कार्डियक अरेस्ट का बहुत चांसेस हो जाती है, लंग्स का डिसफंक्शन हो सकता है, या डिसऑर्डर या डिसफंक्शन, और फेलियर भी हो सकता है। यहाँ तक सीवियरिटी बढ़ती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ये जब 4 आर्गन फेल होने लगते हैं, जब लंग्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है या हार्ट में प्रेशर पड़ने लगता है, जो हमारे अंदर फ्लूइड्स हैं जो चालक रहते हैं वो कम होने लगते हैं, यानी कि मैं रक्त की बात करता हूँ, तब वाटर रिटेंशन जाके आपके लिवर में हो सकता है, या लंग्स में हो सकता है, या हार्ट में हो सकता है, और फाइनली वो किडनी में भी आ सकता है। जब किडनी तक आ जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है, वो डायलिसिस में चले जाते हैं। जिनका डायबिटीज़ है, जो सोचते हैं हमारी पीढ़ी के वजह से हमें डायबिटीज़ हुआ है, हमारा ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होते जा रहा है, उनको डायबिटीज़ से डायलिसिस तक लेके जा सकता है। आँख
इम्पेयरमेंट हो सकती है, कान इम्पेयरमेंट हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गया, जीआई ट्रैक्ट में डिसऑर्डर या डिसफंक्शंस चालू होने लगते हैं एक स्टेनोसिस के वजह से, तो हमारे नीचे के अंग यानी कि आप कह सकते हैं पेल्विक रीजन या एब्डोमेन या पेल्विक रीजन कहते हैं, तब हमें कॉन्स्टिपेशन इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो उस कॉन्स्टिपेशन इश्यूज की वजह से कुछ हम दवाइयाँ लेते हैं, उससे भी रोग बढ़ते हैं, जैसे कि आपका पीसीओडी और पीसीओएस केसेस। औरतों के अंदर आप देख सकते हैं, महिलाओं के अंदर बहुत से ऐसे बीमारियां आते हैं, वो यूट्रस को भी वो ख़त्म कर जाती हैं, ओवरीज को ख़त्म कर जाती हैं, कैंसर तक लेके जाते हैं, सिस्ट से कैंसर तक। इसमें आप किडनी में देखेंगे, वो सिस्ट एक छोटा सा पत्थर हो सकता है, वो पत्थर से लेके वो ये कैंसर तक बीमारी फैलाता है। वही पुरुष में आप देखेंगे, वही पत्थर आपके जब प्रोस्टेट के रीजन्स के अंदर आ जाता है, प्रोस्टेट सिस्ट हो सकता है, वो कॉन्ट्रास्ट हो सकती है या इनलार्जमेंट हो सकती है उम्र के साथ साथ, फिर वो प्रोस्टेट कैंसर भी बदल सकता है। इसी तरह से और नीचे हम पेल्विक से नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमारे यहाँ सियाटिका नर्व जो होती है वो हमारे सैक्रम रीजन से लेके पाँव तक जाता है। जो जाता है तो बहुत सारी आर्टरीज उसमें मिलती हैं। उस आर्टरीज में कहीं पे भी स्टेनोसिस हो, वो चाहे थाई के रीजन के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे हमारी ऊर्वा कहते हैं, ऊर्व रीजन में आपका इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक आर्टरी आ गया, या आपके घुटने के पास फेमोरल आर्टरी आ गया, पॉप्युलेटरियल आर्टरी आ गया, नीचे थोड़ा टिबियल आर्टरी आ गया। इस तरह से आप देखेंगे सब जहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक स्ट्रेस की वजह से इतनी जहाँ पे वो क्लॉट्स होती है, जब पूरी क्लॉट्स होती है तब वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। उसकी असर पहला दिमाग में जाता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक होती है और उसके बाद जो होती है कार्डियक अरेस्ट होती है। तो इस तरह से एक एक करके बीमारियां बढ़ने की वजह से हमारी शरीर पूरा नुकसान हो जाती है। ये नॉन ट्रॉमिक के केसेस में ये अक्सर देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे डायबिटीज पेशेंट हो, डायलिसिस पेशेंट हो या स्ट्रोक पेशेंट हो, कितनी बीमारियां, कितने रोग एक स्ट्रेस की वजह से उत्पादन होती है। तो हमेशा स्ट्रेस को छोड़ने से आप ये रोग मुक्त हो सकते हैं और आपका जीवन हमेशा सरल रहेगा और आनंदमय रहेगा। तो रोग को निवारण करने के लिए आपका स्ट्रेस को छोड़िए, सबको अपनाइए, सब चीज़ों को जो भी आपके जीवन में आते हैं उसको अपनाते जाएंगे, आप रोग भी मुक्त हो सकते हैं। मगर जो रोगी हैं आप चिंता भी मत कीजिए, आप हमारे पास आइए। मर्म चिकित्सा में ऐसे बहुत सारे हम रोगियों को निवारण कर देते हैं 10 से 15 दिन तक। इसीलिए आप सब प्रेमियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस ना लें और जीवन को आनंदमय बिताएं। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। स्ट्रेस से जुड़े हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, सुना आपने स्वामी जी की बातें, कभी भी आप अपने जिंदगी में स्ट्रेस मत लेना। तो इसी तरह से आपके जीवन में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रश्न है तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए और उत्तर प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद।